मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन रविवार को शुरू हुआ और ये मंगलवार तक चलेगा। इस समारोह के लिए पूरे इंदौर शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। प्रवासी सम्मेलन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोलकाता में आज G20 की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा। न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होने वाली बैठक में भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही बैठक में विभिन्न देशों के करीब 60 से 70 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनके अलावा IMF, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नाबार्ड और विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी बैठक में शिरकत कर सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर अब प्रधानमंत्री ऑफिस पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी। इसे लेकर हुई एक हाई लेवल मीटिंग में जोशीमठ को लेकर पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई। वहीं विशेषज्ञों की समिति आज जोशीमठ का दौरा करते हुए हालातों का जायजा लेगी। NDMA के अधिकारी आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करेंगे। जोशीमठ और आसपास के क्षेत्र को चमोली के जिलाधिकारी ने आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है। इसके चलते जोशीमठ और आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित आपदा प्रबंधन और विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकार को आपदा से निपटने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। जोशीमठ मामले को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उत्तराखंड के सभी पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की मांग की। उमा भारती ने उत्तराखंड की सभी परियोजनाओं को तत्काल बंद करने की मांग उठाते हुए कहा, गंगा और उसकी सहायक नदियों पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दी जाए। उन्होंने कहा, इस देश में 3 बड़े माफिया हैं, खनन माफिया, शराब माफिया और पावर माफिया। ये तीनों देश को दैत्य की तरह निकल रहे हैं। घने कोहरे के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सुबह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान गाड़ियों के काफिलों के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के साथ संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई नए अंदाज देखने को मिल रहे हैं। एक ही नजारा रविवार को भी देखने को मिला, जब राहुल गांधी अचानक एक व्यापारी के घर पहुंच गए। इस दौरान राहुल ने व्यापारी के घर पर करीब 45 मिनट बिताए। उन्होंने व्यापारी के परिवार वालों से बातचीत की और वहां पर चाय पी। इस तरह राहुल गांधी को अपने साथ पाकर व्यापारी का परिवार काफी खुश नजर आया। TMC के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी का व्यक्तित्व युवाओं के लिए ज्ञान का प्रतीक बन गया है। देश ने इससे पहले कोई ऐसी यात्रा नहीं देखी। उनका लक्ष्य अच्छा है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को सीवान के महाराजगंज प्रखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, समाधान यात्रा योजनाओं की हकीकत देखने के लिए शुरू की गई है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मदरसों की तारीफ की। उन्होंने कहा, यहां पढ़ाई के अलावा विज्ञान, कंप्यूटर और अन्य विषयों की जानकारी दी जा रही है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने कहा, अभिषेक बनर्जी बालू, कोयला, पत्थर, गाय के साथ ही शराब के हर बोतल से पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 220 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन दिए हैं, फिर भी एकजुट क्यों नहीं होते? इतना डर क्यों? सबको मोदी जी का साथ देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने करीब 1 महीने बाद रविवार को सरकार का पहला मंत्रिमंडल का गठन किया। शिमला में राजभवन में रविवार सुबह 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले पूर्व मंत्री और पूर्व लोकसभा सदस्य और सोलन से सबसे पुराने विधायक धनी राम शांडिल ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद सिरमौर में शिलाइक से 6 बार के विधायक हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर के पूर्व डेप्यूटी स्पीकर जगत सिंह नेगी और पूर्व CM वीरभद्र सिंह के बेटे विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा में रविवार को क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान कोटा बूंदी क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ रुपए के बैंक लोन की मंजूरी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा, भारत आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद विनायक राउत ने आज राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। राउत ने कहा कि सुपारी लेकर बोलते हैं राज ठाकरे। विनायक राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पे भी महाराष्ट्र को गरीब बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को गरीब बनाया है और गुजरात को अच्छा बना दिया। राजस्थान सेकेंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पूरे एक्शन मोड में है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए नकल गिरोह में शामिल 46 परीक्षार्थियों को आजीवन भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पेपर लीक के मुख्य आरोपी भूपेंद्र बिश्नोई और सुरेश ठाका के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सुरेश ठाका के जयपुर में बने कोचिंग सेंटर पर भी जेडीए ने आज सुबह बुलडोजर चलाया। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली एक दिवसीय सीरीज के लिए दोनों टीमें गुवाहाटी पहुंच गई हैं। वनडे सीरीज की शुरुआत कल से होगी। इसका पहला मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 10 से 15 जनवरी तक अलग अलग शहर में इन दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के लिए भारतीय दल T20 टीम के मुकाबले काफी बदला हुआ नजर आएगा। वहीं श्रीलंका की टीम पर नजर डाले तो वहां ज्यादा बदलाव नहीं है। छात्रों को भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लखनऊ में देश के अलग अलग आवासीय स्कूलों की तरफ से अफेयर एग्जीबिशन लगाया गया। इस एग्जीबिशन में आवासीय स्कूलों ने अपने स्टॉल लगाकर स्टडी और स्पोर्ट्स समेत बच्चों के पर्सनालिटी बिल्डिंग को लेकर तमाम जानकारियों को साझा किया। देहरादून, नोएडा, नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल की तरफ से इस एग्जीबिशन में एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें पेरेंट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जानकारी दी गई। दुनिया में विलुप्त हो रहा बिल्ली प्रजाति का दुर्लभ जीव एशियाटिक कैरकल राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में देखने को मिला। दुर्लभ प्रजाति का ये वन्य जीव तेंदुआ और छोटी जंगली बिल्ली के बीच का जीव है। हिंदी में सियागोस कहते हैं। सियागोस भारत के कच्छ के रणथंबोर, पाकिस्तान के बलूच, ईरान और तजाकिस्तान में बचे हैं। पूरी दुनिया इनकी संख्या लगभग 100 बताती है, जिसमें से 9 धौलपुर के जंगल में देखे गए हैं। धौलपुर के जंगल में लगाए गए टाइगर कैमरा में सियागोस की तस्वीरें कैद हुई, जिसके बाद वन विभाग को इस दुर्लभ प्रजाति का पता चला। सोनीपत के गुरुद्वारा बूढ़ा सिंह महाराज से सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन की शुरुआत की गई। कोरोना काल के बाद करीब 2 साल बाद ये नगर कीर्तन निकाला गया। इस नगर कीर्तन में भक्तों में उत्साह देखने को मिला। ये नगर कीर्तन नेशनल हाईवे 44 के इलाके से गुजरी। लोगों ने फूलों की बरसात कर नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस मौके पर सिख समुदाय के लोगों की तरफ से कई तरह की कलाकारी भी दिखाई गई। गुजरात में G20 की थीम एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय पतंग मनाया जा रहा है। इस उत्सव में 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया है। देश के 14 राज्यों में 65 और गुजरात के विभिन्न हिस्सों के 660 पतंगबाज सप्ताह भर चलने वाले समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का समापन 14 जनवरी को किया जाएगा। अहमदाबाद के अलावा वडोदरा, वडनगर, सोमनाथ, राजकोट, धोलेरा और धोर्डो में इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विदेशी पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में माघ मेले पे सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। इस बार सुरक्षा और व्यवस्था दोनों ही बातों के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र 6 सेक्टर में बांटा गया। इस बार 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पहली बार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय युवा महोत्सव में बिहार के 38 जिलों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। राज्य के युवा कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में चुने गए कलाकारों को प्रदेश सरकार की तरफ से कर्नाटक में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय महोत्सव में भेजा जाएगा।
अमृतसर में लोहड़ी उत्सव की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। खासकर पतंगबाजी को लेकर यहां की तैयारियां देखने लायक हैं। अमृतसर की सड़कों पे कारीगर कच्चे धागों को मांझा बनाते दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग रंगों से यहां मांझे की रंगाई की जा रही है। साथ ही यहां मांझे से पारंपरिक पतंगबाजी व्यवसाय को चीनी सामानों के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर शहर पतंगबाजी के लिए जाना जाता है। लोहड़ी पे पतंगबाजी करने वाले पहले से ही छोटी बड़ी पतंगे खरीदकर अपने घरों में जमा करनी शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जीआरपी की महिला सिपाही ने जान पर खेलकर पैसेंजर की जान बचाई। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के एंड पॉइंट पे एक महिला चलती ट्रेन से रेल ट्रैक पे आ गिरी। जीआरपी की महिला सिपाही ने जैसे ही देखा महिला यात्री ट्रेन के नीचे आने वाली है, उसने देर किए बिना महिला यात्री का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगर जरा भी देर हो जाती तो महिला यात्री की जान जा सकती थी। महिला यात्री को बचाते समय जीआरपी की सिपाही दीक्षा के हाथ में चोट आई, लेकिन उसने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मौत के मुंह से महिला यात्री को सुरक्षित बचा लिया। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के मुताबिक सूर्य 14 जनवरी शनिवार को रात 2:53 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रातःकाल उदय तिथि में मकर संक्रांति का पर्व रविवार 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि मकर संक्रांति का पुण्यकाल स्नान दान का पर्व 15 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा। मध्याह्न तक का समय स्नान दान के लिए विशेष पुण्य फलदायक रहेगा। 11 जनवरी को हार्वर्ड का लॉ स्कूल अपने पूर्व छात्र और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप उपाधि से सम्मानित करेगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़ ने अब तक जो सेवाएं और उपलब्धियां देश और दुनिया में न्यायिक क्षेत्र को दी हैं, उनके लिए हार्वर्ड का लॉ स्कूल चंद्रचूड़ को सम्मानित करेगा। 9 नवंबर 2022 को जस्टिस चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया, जिसमें उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और पुत्र धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ दोनों देश के चीफ जस्टिस बने। राजस्थान की करौली में शीतलहर और कोहरे के चलते एक बार फिर जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। शीतलहर और कोहरे से लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। अत्यधिक ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है। जो लोग सुबह जल्दी अपने कामों के लिए निकल जाया करते थे, अब कोहरे और शीतलहर के कम होने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। यहां न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी घने कोहरे का कहर देखने को मिला। लखनऊ की सड़कों पे विजिबिलिटी 0 रही। लखनऊ का पारा बीते 2 दिनों के दौरान गिरकर 4.1 डिग्री सेल्सियस पे आया। ठिठुरन और गलन से लोगों का हाल बेहाल है। बनारस से सटे मुगलसराय में भी घना कोहरा देखने को मिला। यहां भी कोहरे की वजह से सड़कों पे विजिबिलिटी 0 रही। कड़ाके की ठंड और गलन का आलम यह है कि यहां लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत उत्तर भारत में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड। चंडीगढ़ का तापमान शिमला से हुआ दुगना ठंडा। अगले 24 घंटों में ठंड से राहत के आसार नहीं। पंजाब के भटिंडा समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 0। गोंडा में भी भयानक ठंड से लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आया। लोग यहां चौराहों, बस स्टेशन के पास अलाव तापते दिखे। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी हाल ठंड से बेहाल है। गोंडा में अलाव के पास यहां जानवरों का झुंड देखने को मिला। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते विजिबिलिटी कम रही। कई राज्यों में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए दिल्ली में 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में घना कोहरा और शीतलहर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2-3 दिन मौसम का मिजाज कुछ यूं ही बना रहने वाला है। पटना और भागलपुर का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गया का न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री और पूर्णिया का 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधम सिंह नगर में लगातार एक सप्ताह से पड़ रही ठंड किसानों के लिए मुसीबत बन गई। कड़ाके की ठंड से फसलें बर्बादी के कगार पे आ गई। पाला पड़ने से मटर और पारा बढ़ने से मटर और आलू की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है।
गर्म रहने वाला राजस्थान भी इन दिनों भीषण सर्दी की चपेट में है। सीकर में तेज सर्दी के आगे लोग बेबस हैं। इंसान तो कैसे कैसे सर्दी से बचाव में लगा है, लेकिन पशु पक्षियों की आन पड़ी है। फतेहपुर शेखावटी में लगातार पारा आज दूसरे दिन जमाव बिंदु के नीचे रहा। पहाड़ों में शीतलहर से ठिठुरन है, तो वहीं पहाड़ों में बर्फ ने डेरा डाला है। शनिवार से कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहां तक नलों में पानी जमने लगा है। घरों के दरवाजे पे बर्फ ने पहरेदारी की है। ब्राजील उपद्रव की आग में जल रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक राजधानी ब्राजीलिया में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। बोल्सोनारो के समर्थक नए राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के शपथ लेने के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ब्राजील में वही मंजर देखने को मिला जैसा कुछ वक्त पहले अमेरिका के ट्रंप की हार के बाद देखने को मिला। यहां भी प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर ब्राजील कांग्रेस यानी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्राजील में हो रहे उपद्रव की निंदा की। उन्होंने ट्वीट करके कहा, ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त है। मैं ब्राजील में लोकतंत्र और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर हमले की निंदा करता हूं। रूस इन दिनों भारी बर्फबारी का सामना कर रहा है। राजधानी रूस में हर तरफ बर्फ ने डेरा डाला। एक तरफ जहां बर्फबारी के बाद पूरे मॉस्को की खूबसूरती बढ़ गई, वहीं लोग भी बदले मौसम और बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ईरान में आजादी के अधिकार की मांग को लेकर जब सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन शुरू हुआ है। ब्रिटेन में रहने वाले ईरानी मूल के लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को ब्रिटेन के लोगों का साथ भी मिल रहा है। ईरान में चार्ली हेब्दो के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मैगजीन की कॉपीज जला डाली और जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, उन्होंने फ्रांस के झंडे में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। बेल्जियम में कड़ाके की ठंड में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तरी सागर में डुबकी लगाई। समंदर के बर्फीले पानी में काफी देर तक मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले समंदर किनारे नाच गाना भी हुआ था। फिर एक इशारा मिलते ही सभी तेजी से समंदर की तरफ दौड़े और लोगों का मानना है इससे ब्लड सर्कुलेशन और स्किन को फायदा होता है। म्यूजिक और रंग बिरंगी झांकियों का कार्निवल कोलंबिया में देखने को मिला। सड़कों पे लोग निकले और झांकियां निकाली। कई लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पश्चिमी इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है। यहां बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ में कई तरह से घर तबाह हुए, सड़कें जलमग्न हैं। 1300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के आपातकालीन मंत्री ने इसे पिछले 100 साल की सबसे बड़ी आपदा कहा है। 2 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर का रुख किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने से 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। आयोजकों ने टूर्नामेंट से ओसाका के हटने का कोई कारण नहीं बताया। विराट और अनुष्का की वृंदावन यात्रा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दौरान बेटी वोमिका अनुष्का की गोद में खेल रही थी। 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब का रीमेक बहुत जल्द आएगा। रीमेक में रणवीर सिंह और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये जोड़ी पहली बार पर्दे पे दिखेगी। हालांकि अभी कास्टिंग को लेकर कई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने अपने ट्रेन के सफर का एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा, फिल्म कुछ खट्टा हो जाए की शूटिंग के लिए मैंने लखनऊ से टुंडला ट्रेन का सफर किया। बताते फिल्म कुछ खट्टा हो जाए में अनुपम खेर के साथ सिंह गुरु रंधावा, साई मांजरेकर, इला अरुण भी नजर आएंगे। फैमिली मैन एक्टर मनोज वाजपेयी इन दिनों अपनी पत्नी शबाना रजा और बेटी अवा नायला और दोस्तों के साथ वेकेशन पे हैं। अपनी छुट्टियों की कुछ फोटोज उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। समांथा रूथ प्रभु को लेकर पिछले दिनों खबर थी कि वो खराब तबीयत के चलते फिल्मों से ब्रेक लेने वाली हैं। वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। उन्हें स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक वीडियो इसका सामने आया है।